नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी सूली ऊपर सेज पिया की। अपने ही घर में मेहमान बनकर जाना कितना अजीब लगता है, पर यह एहसास इतना सुखद भी होगा यह पहली बार जाना। शायद इसलिए औरतें जिंदगी भर पीहर के गीत गाती हैं। इतना उत्साह, इतनी ललक, इतनी गर्मजोशी थी सब में कि मैं तो निहाल हो गई। माँ तो खैर माँ ही थी, पर भैया में भी पिता का सा वात्सल्य भाव आ गया था। टिंकू मिंकू तो शुरू से मेरे चमचे थे, पर भाभी के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। इतने दिनों तक वे मुझे घर के एक अनचाहे सदस्य की तरह झेल रही थी, पर ससुराल से लौटी रीना ननद रानी का खिताब पा गई थी। उसके स्वागत में वे बिछी जा रही थीं। उसके लिए नित नए पकवान बनते, कभी छोले टिकिया, कभी इडली डोसा, तो कभी दाल बाफले। आइसक्रीम तो करीब करीब रोज बनती। एक दिन तो भैया बोल पड़े, अब तू जल्दी से अपने घर वापस चली जा। अब तू जल्दी से अपने घर वापस चली जा। तू अगर 8 दिन और रह गई ना तो मेरी तोंद निकल आएगी। तेरी भाभी पर तो पाक कला का भूत चढ़ा हुआ है। दिन भर रसोई में घुसी रहती है, पर मुझ गरीब की तो हालत खराब हो रही है। भाभी ने झूठ मूठ को मुंह फुलाकर भैया की ओर देखा और हम सब हंस पड़े। उस समय इतना अच्छा लग रहा था, मन हो रहा था कि वक्त यहीं ठहर जाए। तोंद की बात तो खैर मजाक थी, पर यह सच है कि मेरी शादी के बाद भैया के चेहरे पर रौनक आ गई थी। मेरी उपस्थिति से घर में जो निरंतर तनाव बना रहता था, उससे उन्हें राहत मिल गई थी और वे खुश नजर आ रहे थे। मुझे तो माँ का चेहरा भी भरा भरा सा लगा। एक रात मैंने मुंह फुलाकर कह भी दिया, मुझे तो चिंता लगी रहती थी कि मेरे लिए रो रो कर तुमने पता नहीं अपना क्या हाल बना लिया होगा, पर देखती हूं तुम्हें मेरा यहां से जाना रास आ गया है। सच कह रही है बेटी, माँ ने मुझे प्यार से थपकते हुए कहा। तुझे ब्याह कर तो मैं निश्चिंत हो गई हूं। अब मैं चैन से मर सकूंगी। भगवान से कहो जब मर्जी हो बुला ले। इतनी बुरी लग रही थी क्या मैं? बुरी हो या भली, बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती है। और अगर मैं वापस न जाऊं तो? धत, ऐसी बात नहीं करते। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसे ही आती जाती रहना लली। बाद में तुम्हारे भैया भाभी बुलाएं तो ठीक, नहीं तो अपने घर को ही स्वर्ग समझना। मतलब माँ को मेरे मुंह से यह बात सुनना भी गवारा नहीं था, और सचमुच ही मैं यहाँ रह गई तो उनका क्या होगा? घर का माहौल तब क्या ऐसा ही बना रहेगा? एक बार इस आदर मान का स्वाद चखने के बाद क्या मैं फिर से वह उपेक्षा, अवमानना, अवहेलना और उलाहने सहन कर पाऊंगी? 15 दिन इसी उहापोह में बीत गए। इसी बीच मैं सारे रिश्तेदारों के यहाँ, परिचितों के यहाँ हो आई। शादी इतनी हड़बड़ी में हुई थी कि ये लोग तब मुझे न्योता नहीं दे सके थे। अब सारी कसर निकाल रहे थे। जहाँ भी जाती घूम फिर कर वही बातें होती। घर कैसा है, सास कैसी है, उनका बेटा कैसा है। फिर पूछने वाले खुद ही उनकी तारीफों के पुल बांध देते। मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। मेरी एक मुंहफट सहेली ने साफ कह दिया, उससे पूछने की जरूरत क्या है, उसका दमकता हुआ चेहरा ही बता रहा है कि कितनी खुश है। मैं तो हैरान ही रह गई, क्या सचमुच मेरा चेहरा दमक रहा है? मैं तो अपने को बहुत दुखी, अपमानित, एक घृणित षड्यंत्र की शिकार और न जाने क्या क्या सोच रही थी। फिर मेरा चेहरा अलग कहानी क्यों कह रहा है? सच तो यह है कि विवाह से जीवन को जो स्थिरता, जो स्थायित्व मिलता है, वह भी अपने आप में टॉनिक है। पिछले दिनों मेरा चेहरा जो सूखे चुहारे सा निकल आया था, अब सचमुच सेब की मानिंद चमक रहा था। मेरी उस सहेली ने तो मुंह पर ही कह दिया था, रीनू, अगर इसी स्पीड से तू चर्बी इकट्ठा करती गई तो साल भर बाद पहचानी भी नहीं जाएगी। बट नो डाउट यू आर लुकिंग क्यूट दीज डेज। उस दिन माँ ने उसे खूब कोसा था और शाम को मेरी नज़र भी उतारी थी। 15 दिन बाद मम्मी का फोन आया कि मनीष लौट आए हैं। बेहद गुस्सा आया। हजरत खुद फोन नहीं कर सकते थे। शायद जताना चाहते हों कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे गरज हो तो पहुंच जाऊं। उनकी इस बेरुखी से मुझे जैसे आग लग गई। थोड़ी देर के लिए उनके जन्म की कहानी मेरे लिए गौड़ हो गई। वह अपराध उनका था भी नहीं,
पर यह अहंकार तो उनकी ही खास अदा थी। मन हुआ कि अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करके यहीं रह जाऊं। घर में न सही हॉस्टल में तो जगह मिलेगी। अपने सुनहरे संसार को इतनी जल्दी बेनकाब करने का साहस होता तो सचमुच में लौट कर नहीं आती, वहीं रह जाती। पर मैं इतनी बहादुर नहीं थी। माँ ने मुझे कमजोर बना दिया था। विदाई के समय अंक में भरकर वे फूट फूट कर रोई थीं, पर वह एक क्षणिक आवेग था। मैं जानती हूँ कि अगर मैं उनके पास रह जाती तो उनका यह रोना कभी थमता ही नहीं। मम्मी का फोन सबके लिए जैसे फरमान हो गया। फौरन विदाई की तैयारी होने लगी। वह एक वृहद आयोजन था। जितना सामान मैं लाई थी उससे दुगना मेरे साथ दिया गया। मम्मी के लिए शॉल साड़ी, मेरे लिए 5 साड़ियाँ, इनके लिए गरम सूट का कपड़ा, रामू काका के लिए धोती गमछा और कमली के लिए चुनरी। इसके अलावा भाभी ने एक स्वेटर खुद इनके लिए बुनकर दिया था। मिठाई तो इतनी थी कि पास पड़ोस के 10 घरों में भेजने पर भी बची रही। भैया खुद छोड़ने आए थे। बोले, मम्मी जी लिवाने नहीं आ सका था, उसी अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मम्मी तो गदगद हो गई। भैया की खूब खातिर की गई। मैं जाते समय भैया भाभी के लिए कुछ लेकर नहीं गई थी। इस बार उन्होंने अपने हाथों से दिया। भैया की एक न चलने दी। सारा वातावरण देखकर भैया खुश हो गए। जाते समय बोले, शादी से पहले घर बार देखना चाह रहा था, पर माँ ने मौका ही नहीं दिया। मन पर तब से एक बोझ सा था, पर अब सब कुछ देखकर जी खुश हो गया। रियली यू आर लकी बेबी। रात इन्होंने मुझसे कहा, तुम तो लगता है सारा बाजार ही उठा कर ले आई हो वहां से। यहाँ से जाते समय कुछ ले गई थी या खाली हाथ ही चली गई थी? मम्मी ने जितना दिलवा दिया था ले गई थी, अपना बैंक तो खाली था। सॉरी, दरअसल तुम्हारा जाना इतना डेफिनेट नहीं था ना। मेरा यहाँ रहना तो तय था, क्या उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती? सच बताऊं, मम्मी के भरोसे मैं इतना निश्चिंत हो जाता हूँ कि कुछ याद ही नहीं रहता। और वे मेरे भरोसे निश्चिंत हो गई हैं। आते ही उन्होंने सारे अधिकार मुझे सौंप दिए हैं। वे अधिकार इतने खर्चीले होंगे, यह अगर पता होता तो पहले ही दिन मना कर देती। जितना भी साथ लाई थी सब खर्च हो गया। मम्मी बेचारी तो यह समझती होंगी कि मुझे चेक मिल गया होगा। बस करो, वे एकदम गुर्राए। मम्मी को बीच में मत घसीटो। वे तो बेचारी जब जरूरत होती है मांग लेती हैं। तुम्हारी तरह उनके मन में गांठें नहीं हैं। खैर, अब बताओ कि इस घर में तुमने कितना रुपया फूका? अभी चेक फाड़ देता हूँ। ना किसी के एहसान क्यों लूं? मुझे भी कोई उज्र नहीं था। मैंने पेपर का, बिजली का, दूध वाले का सारे बिल सामने रख दिए और कहा, किराने की दुकान की पर्चियां शायद रामू काका के पास हैं। वैसे आपको अंदाजा तो होगा ही। और कुछ? और कुछ क्या, यही बस रोज की सब्जी है, फल है, कभी कभार दही आ जाता है, पान आ जाते हैं। हाँ, रामू काका और कमली की तनख्वाह मम्मी ही देती हैं। मैंने वह डिपार्टमेंट नहीं लिया, संकोच होता है। वे ताव खाकर उठे और अलमारी से अपनी चेकबुक निकाल लाए। 10,000 का काट रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगले पिछले 2 महीने तो कवर हो ही जाएंगे। अब 2 महीने तक मेरे कान मत खाना। उनकी आवाज में जो दर्द था वह भिक्षु की तरह डंक मार गया, पर मैंने अपनी तिलमिलाहट जाहिर नहीं होने दी। चुपचाप उठकर अपनी भी चेकबुक निकाल लाई। 2,000 का एक चेक फाड़कर उनके सामने रख दिया। यह मेरे अगले और पिछले 2 महीनों का, क्या कहते हैं उसे, लॉन्जिंग एंड बोर्डिंग वगैरह। उनका चेहरा फक हो गया। यह क्या पागलपन है? घुटी घुटी सी आवाज में बोले, पागलपन कैसा, यह तो सीधा साधा हिसाब है। आपने अपनी माँ का मान रखने के लिए शादी की थी। मैं भी अपनी माँ का मन रखने के लिए इसे निभा ले जाऊंगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आप पर आश्रित हो गई हूँ। आश्रित होने का सवाल कहाँ उठता है? रीना, तुम बीवी हो मेरी। गले में ढोल को आप बीवी कह सकते हैं। मेरी डिक्शनरी में इसका अर्थ दूसरा है। बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। हजरत को आज पता चला होगा कि शब्दों की मार कितना गहरा घाव करती है। पूरे 25 दिन बाद हम लोग मिल रहे थे। रात कमरे में प्रवेश करते ही समझ गई थी कि साहब सुलह के मूड में है, पर सब मिट्टी हो गया। हम लोग अपनी अपनी आग में सुलगते ही रह गए और रात प्यासी लौट गई। पता नहीं कब जाकर आंख लगी थी। सुबह उठी तो कमरा सूर्य के प्रकाश से भर गया था। बाहर आई तो देखा मम्मी नहा चुकी हैं और किचन में कमली का हाथ बटा रही हैं। मुझे देखकर बोली,
नाश्ते की कोई खास प्लानिंग तो नहीं थी ना, मैंने आलू पराठे का सामान लगा दिया है। आज सुबह बहुत देर हो गई ना, मैंने झेपते हुए कहा। आपने आवाज दे ली होती। कोई बात नहीं बेटे, उन्होंने स्नेहिल स्वर में कहा। आप संभाल लो, मैं जरा ठाकुर जी को नहला दूं। वे पूजा घर में चली गईं तो मैंने रसोई में पांव दिया। देखा, आटा सानते हुए कमली मंद मंद मुस्कुरा रही है, शायद मेरी झेप का आनंद उठा रही थी। तुम ही एक बार आवाज दे देती, मैंने उलाहना दिया। हम कब पागल हैं कि जाने कितने दिनों बाद तो पीहर से आई हो, रात भर पलक नहीं झपकी होगी। हमें का पतो नहीं है और हम आवाज लगाती तुम्हें, पागल हैं का हम? मैं कानों तक लाल हो आई। उसकी मुस्कुराहट का भेद अब मेरी समझ में आया। गुस्सा तो इतना आया कि मुंह नोच लूं, पर उसका क्या दोष था, यह तो उसका अनुभव बोल रहा था। फिर इतने खुलेपन की छूट तो उसे मैंने ही दे रखी थी। 3-4 दिनों तक ये जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे, पर मैंने कोई नोटिस नहीं लिया। रूठने का अधिकार तो मुझे भी था, पर अगर कोई मनाने वाला न हो तो रूठने में क्या तुक है। मैं मजे से अपनी दिनचर्या में लगी रही, बल्कि एक जबरदस्ती का चुलबुलापन मैंने ओढ़ लिया था। दिन भर कमली के साथ, मम्मी के साथ हंसी मजाक होता रहा। ये देख देख कर कुड़ते रहे। फिर एक दिन नहा कर आई तो क्या देखती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल पर एक साड़ी का पैकेट पड़ा हुआ है। मतलब यह कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं कोई अनपढ़ गंवार औरत हूँ जिसे एक साड़ी या ज्वेलरी देकर वश में कर लेंगे। ऐसी दर्जनों साड़ियाँ खरीदने की सामर्थ्य है मुझ में। 2 दिनों तक वह पैकेट वहीं धूल खाता पड़ा रहा। तीसरे दिन इनसे न रहा गया। बोले, क्या इतनी बिजी हो गई हो कि साड़ी एक बार खोलकर भी नहीं देख सकी? मुझे मालूम थोड़े ही था कि यह मेरे लिए है, मैंने मासूमियत से कहा। तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर और किसकी साड़ी होगी? मैं कोई भिखारन हूं जो रास्ते में पड़ी चीजें उठा लूंगी? यह रास्ता है। वे चीखे और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। जाते हुए उन्होंने साड़ी उठाकर कोने में फेंक दी। एक लिफाफा पट्ट से गिरा। इनके जाते ही मैंने चुपके से उठाकर देखा। बर्थडे कार्ड था। मैंने कैलेंडर देखा। ओ माँ, परसों मेरा जन्मदिन था। मुझे तो खैर इन दिनों कुछ याद रहने का सवाल ही नहीं था, पर मेरे घर वालों को क्या हुआ? वे कैसे भूल गए? क्या मुझे ब्याह कर इतने मुक्त हो गए हैं कि मेरा अस्तित्व भी उनके लिए नागण्य हो गया? इतनी बड़ी दुनिया में केवल एक व्यक्ति को मेरा जन्मदिन याद रहा। मुझे कृतज्ञ होना चाहिए था। दूसरे दिन चुपचाप बाजार जाकर मैं एक थैंक यू कार्ड ले आई और उनकी मेज पर रख दिया। रात को जब फाइलें लेकर बैठे तब उनकी नजर पड़ी। बड़ी देर तक उसे उलट पुलट करते रहे। उस समय उनके चेहरे पर ऐसा असहाय भाव था कि मुझे दया हो आई। पर दाम्पत्य दया के सहारे तो नहीं चलता ना। 5-6 दिन की बात है। मैं मम्मी के बालों में तेल डाल रही थी कि श्रीमान जी धम धम करते आ पहुंचे। बिखरे बाल, लाल आंखें, मुंह में ब्रश और नाइट सूट पहने हुए। इस तरह बेतरतीब तो उन्हें कभी देखा नहीं था। नफासत पसंद व्यक्ति हैं। मम्मी भी घबरा गईं। अभी तो कुछ नहीं हुआ मम्मी, पर अगर हो भी गया तो तुम्हें पता तब लगेगा जब कमरे में मेरी लाश सड़ने लगेगी। सुबह सुबह कैसी बातें कर रहा है? यह सुबह है माय डियर मम्मी, 11 बज रहे हैं। किसी को मेरे सोने जागने से मतलब नहीं है तो क्या घड़ी भी अपना काम बंद कर देगी? मम्मी ने एक बार मेरी ओर देखा और बोली, मैंने तो रीना से पूछा भी था तो बोली कि रात काफी देर तक जागते रहे हैं। जागकर मैं ताश तो नहीं खेल रहा था। कोर्ट में पेशी है आज, केस स्टडी कर रहा था। 1:30 बजे तक जागकर पूरे 10 पेज की ब्रीफिंग लिखी है मैंने। पर अब वह किस काम की? अब तो अपनी पेशी जीएस के सामने ही होगी। खैर, उससे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है, लोगों को तो पकी पकाई मिलनी चाहिए बस। मम्मी ने तेल की कटोरी मेरी हाथ से लेते हुए फुसफुसाकर कहा, जाओ उसके चाय नाश्ते का प्रबंध करो, नहीं तो सचमुच उसे देर हो जाएगी। सचमुच ही कोई जरूरी काम होगा, नहीं तो वह इतना गर्म कभी नहीं होता। फिर बेटे से बोली, अब यह औरतों की तरह भुनभुनाना बंद करो और जाने की तैयारी करो, अभी सब हुआ जाता है। चाय लेकर कमरे में गई तब श्रीमान शेव बना रहे थे। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कसैले स्वर में कहा। आपके सोने जागने से मेरा तो कभी कोई वास्ता नहीं रहा।
यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं रहा और रहना चाहिए कि नहीं। अब इस बात का कोई क्या जवाब दे। जैसा भी हुआ हो उस दिन कोर्ट का काम तो जरूर हो गया होगा, नहीं तो घर आकर ये जरूर नाटक करते। मैं लेकिन दिन भर अपमान की आग में सुलगती रही। जिद में आकर मैंने दूसरे दिन सुबह 6 बजे ही इनकी चाय लगा दी। पहली रात के जगे हुए थे, किसी तरह उठने को राजी ही नहीं थे, पर मैं भी अड़ गई। आप बेशक चाय पीकर दोबारा सो जाइए, पर आपको उठना तो होगा। बच्चों की तरह माँ के पास शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं, मैं वह नहीं होने दूंगी। झक मारकर उन्हें उठना पड़ा। अपना गुस्सा मुझ पर उतारते हुए बोले, सुबह सुबह श्रीमुख के दर्शन किए हैं, आज भगवान ही मालिक है। मैंने भी कह दिया, दुनिया के 80% मर्द बीवी का चेहरा देखकर ही उठते हैं, उनका दिन खराब क्यों नहीं होता। लोगों की तो आदत ही हो गई है। अपनी औंधी किस्मत का ठिकरा बीवी के सिर फोड़ेंगे। इससे तो अच्छा है आप पलंग में आईने जड़वा लें। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह गई, पर दिन भर मन में खटका बना रहा। हाय, आज इनका अठन्नी भर भी नुकसान हुआ हो तो ये सबके सामने मुझे कोसने से बाज नहीं आएंगे। दिन भर मैं ईश्वर को मनाती रही कि प्रभु आज तो मेरी लाज रख लो। भगवान ने भी सोचा होगा कि बेचारी कभी कभी ही तो गुहार लगाती है, इसकी प्रार्थना सुननी चाहिए। शाम को साहब बहादुर लौटे तो बड़े खुश खुश थे। हम दोनों सास बहू बैठकर चाय पी रहे थे। दनदनाते हुए घर में दाखिल हुए और बोले, अरे अम्मा, सूखी चाय क्यों पी रही हो, लो मिठाई खाओ। आज यह मिठाई कैसी? पिछले साल 3 महीने तक एडिशनल चार्ज संभाला था ना, उसका क्लेम आज मिला है। कंपनी की गार्ड से पैसा निकालना कोई आसान काम है? कोई 1 दस्ता कागज खर्च किए होंगे मैंने, तब जाकर काम बना है। और उन्होंने नोटों की एक पूरी गड्डी मम्मी की गोद में डाल दी। अरे यह सब मुझे क्यों दे रहा है, बहू को दे। लक्ष्मी के भाग्य से ही घर में लक्ष्मी आती है। जा, आज ही बाजार जाकर इसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आ। तुम्हारी बहू की पसंद बहुत ऊंची है मम्मी, हमारी दी हुई साड़ी उन्हें पसंद कहाँ आती है। बर्थडे पर एक लाकर दी थी, अब तक धूल चाट रही है। तो साथ लेकर जाना, उसकी पसंद की दिलवाना। वे गुनगुनाते हुए वॉश लेने चले गए तो मम्मी मुझसे बोली, रीनू बेटे, कभी कभी सामने वाले का मन रखने के लिए अपनी पसंद को भूल जाना पड़ता है। पसंद की बात नहीं है मम्मी, उस साड़ी में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। फॉल, पीको, ब्लाउज सभी तो बाकी है। पेटीकोट भी शायद लेना पड़े, कैसे पहन लूं बताइए। हाँ, यह भी तुम ठीक कह रही हो, आजकल साड़ी के साथ ये खर्चे और जुड़ गए हैं। वह बेचारा यह सब क्या जाने, घर में कोई बहन भी तो नहीं है। खैर, बाजार जा ही रही हो तो दोनों साड़ियों का काम मुकम्मल करके आना। फिर बाजार जाना ही पड़ा। साड़ी भी अपनी पसंद की ही खरीदनी पड़ी, क्योंकि यह तो पूरे वक्त सड़क की रौनक ही देखते रहे। केवल बिल देते समय ही उन्होंने एक नज़र साड़ी पर डालने की औपचारिकता निभाई थी। साड़ी खरीदने के बाद हम लोग मैचिंग सेंटर गए। मैंने दोनों साड़ियाँ निकालकर काउंटर पर रखी तो ये चौंक पड़े। जब सेल्समैन साड़ियाँ लेकर शेड मिलाने में व्यस्त हो गया तो ये बोले, हमने तो शायद अभी एक ही साड़ी खरीदी थी ना। हाँ, ये दूसरी घर में पड़ी थी, किसी ने जन्मदिन पर दी थी। मैंने कहा चलो इसका भी सिलवा ही लेते हैं। पर आपको तो पसंद नहीं थी ना। घर में पहन लूंगी, मैंने कनखियों से उन्हें देखते हुए कहा। उनके चेहरे का रंग हर पल बदल रहा था। साड़ियाँ उठाकर हमने फॉल पीको के लिए दी, फिर एक अच्छे से टेलर की तलाश की। बाद में पेटीकोट हाउस भी जाना पड़ा। ये तो तंग आ गए। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है या? और क्या, आप क्या सोच रहे थे, साड़ी खरीद कर ही मुक्ति पा जाएंगे? अच्छा ही हुआ जो मैंने देर से शादी की, कम से कम इतने दिन तक इस तबालत से बचा रहा। बच तो खैर आप अब भी सकते थे, पर आपकी यह जो बच्चों वाली आदत है ना, वही आपका नुकसान करवाती है। जरा सी बात को लेकर मम्मी के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा कि मेरा दिल भर आया, पर उनका दूसरा ही वाक्य कलेजे पर हथौड़े की तरह पड़ा। बोले, कम से कम उनका लिहाज करके तुम साथ आई तो, नहीं तो तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। आसमान की ओर मुंह उठाए ही चलती हो हमेशा। पता नहीं किस बात का इतना घमंड है कि जमीन पर पैर ही नहीं पड़ते। घमंड नहीं जनाब, इसे स्वाभिमान कहते हैं।
आप शायद सोचते हैं कि आपने एक दुखियारी का उद्धार किया है, इसके एवज में वह जिंदगी भर आपके चरण धो धो कर पिएगी। पर आप भ्रम में हैं। मैंने कभी किसी से दया की भीख नहीं मांगी थी। अगर मेरे भाग्य में शादी लिखी थी तो जरूर होकर ही रहती। सुरेंद्र नहीं आया, आप आ गए। आप नहीं आते, कोई और आ जाता। पर इसके लिए किसी को एहसान जताने की जरूरत नहीं है। घर लौटते ही हम फिर से दो द्वीपों में बट गए थे। घर से चलते समय मन को 10-10 बार समझाया था, पर पता नहीं कितनी कड़वाहट थी भीतर कि न चाहते हुए भी सतह पर आ ही जाती थी। मैं मनीष के 100 अपराध क्षमा कर सकती थी, पर उनका दंभ मुझसे झेला नहीं जाता था। फिर मैं भी बराबरी से तनकर खड़ी हो जाती थी। मुझे किसी के एहसानों की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ अपना अधिकार चाहती थी। उस दिन सुबह मम्मी के कमरे में चाय लेकर गई तो पेन बाम की गंध नथनों में भर गई। आपके सिर में दर्द है क्या? मैंने चकित स्वर में पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुझे देखती रहीं। सुबह सुबह दर्द उठा है, कहीं आधा सीसी तो नहीं? माँ इसके लिए मिश्री और काली मिर्च की बड़ी अच्छी दवा बनाया करती थी। मेरी इस महत्वपूर्ण सूचना को दरकिनार कर उन्होंने पूछा, तुम सुबह से क्या कर रही थी? स्वर में अभियोग की छाप थी। मुझे बड़ी कोफ्त हुई। अब मुझे क्या सपना आया था कि इनके सिर में दर्द है? इतना ही था तो आवाज दे लेती। मैं बगीचे में पानी दे रही थी। मैंने यथासंभव नम्र स्वर में कहा, आप 7 बजे के बाद ही चाय लेती हैं, इसलिए वैसे मैं यहाँ बाहर लॉन में ही तो थी, आपने आवाज दे ली होती। दर्द मेरे नहीं, मनीष के सिर में हो रहा है। अभी अभी तो यहाँ से उठकर गया है। जाकर देखो, शायद उसे भी चाय की जरूरत हो। ओह, तो यह बात थी। गुस्सा शायद इसी बात पर था, लेकिन मुझे क्या पता था कि श्रीमान आज इतनी जल्दी उठ जाएंगे। रोज तो 7:30 से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते। रोश में उबलते हुए ही मैंने चाय बनाई। बाम की गंध मेरे कमरे में भी तैर रही थी और श्रीमान जी बिस्तर पर लेटकर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने दन्न से ट्रे मेज पर रखी और कप में चाय डालते हुए कहा, सिर में दर्द था तो मुझसे भी कह सकते थे, बाम लगाना तो मुझे भी आता है। मेरी क्या शामत आई थी जो तुमसे कहता? बाद में पता नहीं कितने दिनों तक सुनना पड़ता कि मुझे तो यहाँ सबकी सेवा टहल के लिए लाया गया है। इस बात का कोई तीखा सा जवाब मैं सोच ही रही थी कि वे आश्चर्यजनक मृदु स्वर में बोले, वैसे विश्वास करो, मैंने मम्मी से भी नहीं कहा था। मुझे मालूम है यह तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं उन्हें पेपर देने गया तो उन्होंने ताड़ लिया। मैं अविश्वास में भरकर उन्हें देखती रही। क्या सचमुच इस व्यक्ति को इस बात की परवाह है कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता? मेरी इस चुप्पी का उन्होंने कुछ और ही अर्थ लगाया। बोले, देखा जाए तो मम्मी का भी उसमें कोई कसूर नहीं है। पिछले 33 सालों से मुझे देख रही हैं, इसलिए मेरे चेहरे की एक एक रेखा से परिचित हैं। कैसा भी दर्द हो फौरन पकड़ लेती हैं। दिन भर यही बात मेरे जहन में चक्कर काटती रही। क्या सचमुच मम्मी इनका चेहरा पढ़ लेती हैं, दर्द पकड़ लेती हैं? तब तो हम लोगों के बारे में भी सब कुछ जान गई होंगी। पर मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। उनका मुझ पर स्नेह वैसा ही बना हुआ है, बल्कि मैं ही कुछ खिंची खिंची सी रहने लगी हूँ। अब तो उनकी पारदर्शी दृष्टि से और भी बचकर रहना होगा। इस बचने की कोशिश में मैं कभी कभी अपने भावों को कुछ ज्यादा ही उजागर कर गई। तब मम्मी हैरत से भरकर मुझे देखती रह गई, बोली कुछ नहीं। पर एक दिन उनसे नहीं रहा गया। उस दिन घर में कोई नहीं था। नौकर चाकर भी और उनका बेटा भी, सब के सब अपने काम से गए हुए थे। मौके का लाभ उठाकर उन्होंने पूछ ही लिया, रीनू, अब तो वह जमाना नहीं रहा जब माँ बाप बच्चों पर अपनी मर्जी लाते थे। अब तो जो भी तय होता है बच्चों से पूछकर ही होता है। तुम्हारी बात मैं नहीं जानती, पर कम से कम मैंने तो ऐसा ही किया है। फिर भी पूछती हूँ, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है? कैसी शिकायत? इस बात का वे जवाब नहीं दे सकी। शायद वे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मेरी बेरुखी दीवार बनकर सामने आ जाती थी। हार कर संक्षेप में बोली, तुम्हें लगता होगा मनीष बहुत मुंहफट है, पर वह बहुत ही भावुक लड़का है। लेकिन अपनी भावुकता को वह अपनी समझता है, इसलिए नाटक करता रहता है। पर आप यह सब मुझसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की।
कभी कभी मुझे लगता है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। मुझे खुशी का इजहार करना नहीं आता। आना चाहिए। आदमी को अपने सुख दुख का, राग द्वेष का ठीक से इजहार करना चाहिए। इससे सामने वाले को सुविधा होती है। तो यह बात अपने बेटे से कहिए ना, मैंने कहना चाहा, पर चुप कर गई। अब माँ के सामने क्या कहूँ कि मैं अब तक उनके लड़के की थाह नहीं पा सकी हूँ। वह घड़ी में तोला, घड़ी में माशा नजर आते हैं। कभी लगता है मुझसे बेजार हैं, कभी लगता है मेरे सामीप्य के लिए अकुला रहे हैं। कभी उनका छोटा सा वाक्य मन में घाव कर जाता है। कभी किसी जरा सी बात पर मैं पुलक से भर उठती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग घंटा भर साथ बैठ लिए हों और उस बैठक का अंत कड़वाहट में न हुआ हो। जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा, उनका अहम चट्टान बनकर आड़े आ गया। बीसियों बार तो जता चुके होंगे कि सिर्फ मम्मी की खातिर ही उन्होंने यह शादी का जंजाल मोल लिया है। लेकिन जब जब मैंने इस बात का ताना दिया, घायल पंछी की तरह छटपटाने लगते हैं। उनका तो ओर छोर ही पता नहीं लगता। और मम्मी पूछती हैं कि तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं। अब अगर शिकायत है भी तो क्या उनसे कहने की है। कंपनी की एनुअल सोशल मीट थी। डिनर का कार्ड मेरे सामने फेंक कर ये बोले, चलोगी? मतलब मनुहार वगैरह कुछ नहीं, एक सीधा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दो। ये पार्टियां सचमुच मुझे रास नहीं आती। घर पर तो किसी तरह निभा ही लेती हूँ, पर घर से बाहर निरंतर मिसेस मनीष का खिताब झेलना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। फिर नई नई शादी हुई है, लोगों को हंसी मजाक का ऐसा जोश चढ़ता है कि मन लहूलुहान हो जाता है। जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, पर मुझे मना करने का मौका ही नहीं मिला। मुझसे ज्यादा उत्साहित तो मम्मी ही थी। हर साल तो अकेला ही जाता रहा है मनीष, पर आज क्या वे लोग उसे अकेला घुसने देंगे? बाहर से ही लौटा देंगे। सभी लोग तुम्हें देखने के लिए ललायित हैं। वैसे भी तुम्हें वहां जाना चाहिए। पति दिन भर जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, उनसे तुम्हारा भी परिचय होना चाहिए। कहीं जाओगी नहीं तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? आने जाने से ही तो सर्कल बनता है। वे सिर्फ कहकर ही नहीं रुकी, मेरे लिए उन्होंने साड़ी और जेवरों तक का चुनाव कर डाला। वे चाहती थीं कि उत्सव में बहू का पहला प्रवेश धमाकेदार हो। उन्होंने कुछ इस तरह से मुझे पहना ओढ़ाकर भेजा जैसे कि मेरा रिसेप्शन हो। वहां जाकर जब औरों को देखा तो मैं शर्म से गड़ गई। औरतें वहां भी बन सवर कर आई थीं, पर उस श्रृंगार का ढंग दूसरा था। मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया। ये तो हमेशा इन पार्टियों में आते रहे हैं। फिर मुझे इस तरह नमूना बनाकर लाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था कि यहाँ भी मम्मी की इच्छा ही सर्वोपरि मानी गई। मैं वैसे ही नर्वस हुई जा रही थी। फिर ये तो एकदम अलग किस्म की गैदरिंग थी। लोग भी नए थे और माहौल भी अपरिचित था। लोग खुले मजाक कर रहे थे और महिलाएं उसका लुत्फ उठा रही थीं। मैं सुन सुनकर ही छुई मुई हुई जाती थी। कुछ ने मुझे शादी के 4 महीने बाद भी अपना ब्राइडल लुक बनाए रखने पर बधाई दी, पर मुझे लगा वह मेरा मजाक बना रहे हैं। पीने का तो खैर प्रश्न ही नहीं था, पर मुझे खाना भी मजेदार नहीं लगा। 2 बोतल ऑरेंज पीने के बाद पेट वैसे ही भर गया था। फिर आधी से ज्यादा डिशेस मेरे लिए नई थीं। मुझे यूं चुकता देखकर एक देवी जी ने जूनियर मनीष के आगमन की घोषणा कर दी। सबने तालियां पीटकर, मेज थपथपाकर इस घोषणा का स्वागत किया। इसके बाद तो सचमुच मेरा वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सिगरेट का धुआं, तरह तरह के सेंट्स की महक और खाने की सुगंध, इन सब के बीच मेरा दम घुटने लगा था। थोड़ी देर को मैं टेरेस पर खुली हवा में आकर खड़ी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा सिर क्यों घूम रहा है। कहीं सचमुच ये जूनियर का पर्दापरण तो नहीं हो रहा है। मुझे इनका फतवा याद आया। मैं उस घिनौने वंश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता और सचमुच मुझे उबकाई आने लगी। घर लौटते हुए मैंने इनसे कहा, कहीं पान की दुकान दिखे तो रोक लीजिएगा, जी पता नहीं कैसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद इन्होंने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। दुकान सामने उस पार थी। पहले तो हम दोनों साथ ही चलने को हुए, फिर देखा कि दुकान पर इतनी रात को भी काफी भीड़ है और भीड़ में जो चेहरे थे वे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। रहने देते हैं, मैंने कहा। तुम गाड़ी के पास रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। उनके जाने के बाद मैं पशोपेश में वहीं खड़ी रही। गाड़ी के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई।
अखबारों में पढ़े हुए, सिनेमा में देखे हुए किस्से याद आने लगे। इसलिए तो मम्मी कभी सेकंड शो भी जाने नहीं देती। ठीक ही करती हैं। आज तो मैं पूरे 12 तोले का सेट पहने हुए हूँ। पता नहीं कौन कब कहाँ से निकल आएगा और झपट लेगा। तेज रोशनी और ब्रेक्स की कर्कश आवाज ने मेरी तंद्रा भंगी सहम कर देखा। मैं रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। मेरे आगे और पीछे 2-3 कारें और स्कूटर्स रुक गए थे। उतनी रात को भी वहां एक छोटी मोटी भीड़ जुटाई। शर्म और हंगामे के डर से मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। लोग अभी तय नहीं कर पाए थे कि दोषी कौन है। वे उसे दंड देने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर कर ही रहे थे कि भीड़ को चीरते हुए ये प्रकट हुए। इन्हें देखकर इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। मैं शायद इनसे लिपट ही जाती, पर उससे पहले ही वे मुझे खींचकर उस घेरे से बाहर ले आए। यंत्र चालित सी मैं उनके पीछे चल रही थी। वे रुके, मैं रुक गई। उन्होंने बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गई। मुझे होश तो तब आया जब ये ड्राइवर को निर्देश दे रहे थे। तब पता चला कि हम लोग ऑटो में बैठे हैं। गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा रास्ता अनबोले ही कटा। घर के सामने जब ऑटो रुका तब उतरते समय मुझे भान हुआ कि जो हाथ पकड़कर वे मुझे खींच लाए थे वह अब भी उनकी गिरफ्त में है। उसे धीरे से छुड़ाकर मैं घर की ओर भागी। मम्मी खिड़की से देख ही रही थी। उन्होंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। ऑटो देखकर तो मैं घबरा ही गई थी। सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। पर तुम लोग ऑटो में क्यों हो? गाड़ी क्या हुई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। धम से जाकर सोफे में धंस गई। तभी ये भीतर आए। आते ही बरस पड़े। मम्मी, अच्छी गवार लड़की बांध दी है तुमने मेरे पल्ले। ढंग से रास्ता क्रॉस करना तक नहीं आता। भगवान का शुक्र मनाओ कि 1 पीस लौट आई है, नहीं तो अभी हम सब के सब अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे होते। क्या हुआ था बेटे? मम्मी ने मेरा कंधा थपथपाकर पूछा तो उनकी हथेलियों में मुंह छिपाकर मैं फफक पड़ी। जो कुछ घट सकता था उसका एहसास मुझ पर अब हावी हो रहा था। थोड़ी देर तक वे मुझे थपकती रहीं, फिर स्नेहिल स्वर में बोली, तुम थोड़ी देर लेट लो, मैं भी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वे कॉफ़ी बनाकर लाईं और प्लेट में डालकर बच्चों की तरह मुझे पिलाई भी। ये तो एक घूंट में ही अपना कप खाली कर गए। तभी बाहर हॉर्न बजा। अब कौन आया? वही टैक्सी वाला है। मैंने उसे रोक लिया था। गाड़ी वहीं बीच सड़क पर छोड़ आया हूँ। उसे लाना तो पड़ेगा। पर गाड़ी क्यों छोड़ दी थी? सच बताऊं मम्मी, मैं इतना नर्वस हो गया था कि गाड़ी चलाने का हौसला ही नहीं रहा था। अब तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पी ली है ना, अब कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर भी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं साथ चलूंगी। आप लोग बाहर से लॉक कर लें, मैं सोने जा रही हूँ, मैंने थकी सी आवाज में कहा और कमरे में चली आई। पता नहीं रात कब नींद खुली। देखा श्रीमान जी कुर्सी पर बैठे हुए सीलिंग फैन को निहार रहे हैं। शरीर पर वही पार्टी वाली ड्रेस थी, मतलब अभी कपड़े भी नहीं बदले गए थे। घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। आप लोग क्या अभी लौटे हैं? अरसा हो गया, इन्होंने थकी सी आवाज में कहा। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? ऐसे ही, नींद नहीं आ रही। सोचा वहां करवटें बदलता रहूंगा तो तुम्हारी भी नींद खराब होगी। मैं तो घोड़े बेचकर सो गई थी। कहीं खाने में तो कुछ नहीं था ना? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुझे देखते रहे। फिर डूबती सी आवाज में बोले, रीनू एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? रीनू? आज पहली बार उन्होंने मुझे इस तरह पुकारा था। सच सच बताना रीनू, यह आत्महत्या की कोशिश तो नहीं थी ना? आत्महत्या? क्या बात करते हैं? मैं भला ऐसा पागलपन क्यों करूंगी? तुम यहाँ खुश तो हो ना? इतनी दुखी भी नहीं हूं कि मरने का प्रोग्राम बना लूं। कमरे में कुछ देर तक शांति रही। फिर ये घन गंभीर स्वर में बोले, मैं जानता हूँ रीनू, मेरा व्यवहार कभी कभी बहुत अटपटा, बहुत असहिष्णु हो जाता है। बल्कि मैं तो उसे अमानुषेय ही कहूँगा। एक हीन बोध हमेशा मुझे घेरे रहता है। कारण तो तुम जानती ही हो। तुमसे शादी करने के बाद मुझ में एक अपराध बोध भी जुड़ गया है। इन दोनों भावनाओं से मैं कभी उबर नहीं पाता। मम्मी के उस अपराध का न्याय तो मैं कर नहीं पाता, इसलिए शादी का दोष ही उनके सिर मढ़ता रहता हूँ। इससे भी शांति नहीं मिलती तो अपने को कोसता हूँ। फिर सारी कड़वाहट तुम पर उड़ेल देता हूँ। तुम पर अधिकार है ना मेरा, उसका बस यही तो उपयोग करता हूँ।
मेरे अहम ने मुझे कभी स्वीकार नहीं करने दिया कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, पर उस क्षण तुम्हें खो देने की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठा था। उस समय अपनी अंतरात्मा से प्रभु को पुकारा था कि मेरी रीनू मुझे सही सलामत लौटा दो। मैं अपने सब अपराधों की क्षमा मांग लूंगा। मेरे ईश्वर ने तो मेरी लाज रख ली। क्या तुम भी मेरी बात रख लोगी, मुझे क्षमा कर दोगी? मैंने कहना तो चाहा था कि ये इतनी सी बात कहने में इतने दिन लगा दिए। खुद भी जलते रहे और मुझे भी जलाते रहे। जीवन के कितने स्वर्णिम क्षण राह कर दिए, पर कहती कैसे? मेरा भी अहंकार आड़े आ गया था। मैंने उनके बालों में अपना मुंह छिपाते हुए केवल इतना कहा, यह माफीनामा कल तक के लिए मुलतवी नहीं हो सकता। इस समय रात के 3:30 बज रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी सूली ऊपर सेज पिया की। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।